थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को सुना है, हर संडे मैं देखती हूँ आप लोगों को। जानने का मौका मिला। ये इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा, मातृशक्ति का। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम माधवी प्रमोद दुबे है। रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरा रहना होता है। और पिछले 5 साल से हम ये मशीन यूज कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि कभी कभार भगवान की आप पे कृपा होती है। मुझे ये मशीन फर्स्ट डे से मिली है शादी के बाद। अक्टूबर में मशीन लगी थी, नवंबर में हमारी शादी हुई थी। तो मतलब अपनी लाइफ का पहला डिसीजन जो हमने एज अ हस्बैंड वाइफ लिया था वो एनर्जी की मशीन खरीदने का ही था। और इस जर्नी में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं आज भी अपने जो जिन्होंने हमारे घर में मशीन दी थी, मिस्टर नमाज अहमद सर, उनको मैं मतलब बोलती हूँ कि मैं शायद पूरी जिंदगी उनको शुक्रिया करूं तो कम रहेगा। क्योंकि जब जब से आप लोग बोलते हैं मातृत्व शक्ति, तो मैं अगर आज एक दो बच्चों की माँ हूँ तो वो कैंगन की वजह से। क्योंकि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, उन्होंने बोला था कि अगर आपको कभी प्रेगनेंसी अगर कंसीव करना होगा तो बताइएगा, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। बट क्योंकि गॉड गिफ्ट था, शायद बड़ों का आशीर्वाद था, कृपा थी, तो पहले दिन से ही एनर्जिक मिल गया और बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी प्रॉब्लम। मेरे दो बच्चे हैं आज। आशा उनका शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरे घर में मशीन दी। मुझे पीसीओडी का सीवियर पीसीओडी था, शादी के बहुत पहले हुआ था। और हमको लगता था कि वो ठीक हो गया, बट शादी का जब टेस्ट कराया तो पता चला कि नहीं, वो प्रॉब्लम बनी। होता है, लाइफ में ये सब चलता रहता है। और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो एज एन एजुकेशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी किया है मैथमेटिक्स से। उसके बाद एज अ टीचर 3 साल काम किया है। फिर बैंक में सिलेक्शन हो गया तो एज अ बैंकर मैंने 2 साल काम किया है। फिर लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया कि मतलब मैं, अभी जो लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से होंगे वो समझ सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाले, कि मेरे मम्मी पापा मेरे घर में सब जॉब में है। बिजनेस से हमारे परिवार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मेरी मम्मी मेरे पापा हाई कोर्ट में थे। मेरी बहन खुद बैंक ऑफ बड़ौदा में है इस समय, वो भोपाल में रहती है। तो मेरे घर में सब जॉब में थे और उस समय मेरी बहन अंबिकापुर रहती थी और मेरा जो जॉब लगा वो भी अंबिकापुर में लग गया। उस समय एक डेडिकेटली काम करने के बाद एक दिन अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरे पापा को बिलासपुर में पैरालिसिस हो गया है। तो उनको उनके मतलब उनका एक पैर काम करना बंद कर दिया था अचानक से। एक दिन वो सुबह उठे और उठ के बस उनको लगा कि एक पैर उनका काम नहीं कर रहा है। कुछ हुआ नहीं उनको, मतलब एकदम से। तो वहां से जब उनको उनके फ्रेंड्स रायपुर लेके आए मम्मी के पास, मम्मी मेरी घबरा गई, वो उनको लेके हॉस्पिटल गई तुरंत ही। वहां डॉक्टरों ने बोल दिया कि पैलिसिस है। तुरंत एडमिट किए। मैं तुरंत अंबिकापुर से रायपुर आई। जब मैं आई तो अब फादर की वैसी कंडीशन देख कि अर्ली स्टेज में आप उनको ले आए हैं हॉस्पिटल में, तो कुछ होगा नहीं, हम रिकवर कर लेंगे, बट ये है कि कम से कम उनको अब साल भर लग जाएगा अपने पैर पे दोबारा खड़े होने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है सर। मैं वापस अंबिकापुर गई, क्योंकि एक दिन की छुट्टी लेके आई थी बैंक से। मैं वापस अंबिकापुर गई, मैंने वहां जाके बोला कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। तो बोले कितने दिन की? मैंने बोला कम सर कम से कम महीना भर की छुट्टी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो 15 दिन तो सिर्फ एडमिट करने बोल रहा है मेरे फादर को। तो बोलते नहीं मैम, इतनी छुट्टी तो हम नहीं दे पाएंगे। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, आप मुझे लॉस ऑफ पे कर दीजिए। लॉस ऑफ पे में आप पेमेंट नहीं लेते हैं और छुट्टी पे चले जाते हैं बिना पेमेंट के काम कर। बैंक आपको रिलीज नहीं करती छुट्टियों पे। मैंने बोला सर आप मुझे लॉस ऑफ पे कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये कुछ जून जुलाई होती है। तो उस समय फिर ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने बोला कि सर छुट्टी तो दीजिए, मेरे फादर एडमिट है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उनका कहना ये था कि मैम सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर हम छुट्टी देते रहेंगे तो बैंक कैसे चलेगा। तो उस वक्त अब था कि तुरंत शाम को फिर मुझे वापस आना था रायपुर। मैंने अपना रेजिग्नेशन डाला और मैं रायपुर वापस आ गई। मेरे पास उससे अलावा कोई और चारा नहीं था। तो मैंने अपना रेजिग्नेशन डाला और मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद जब मेरे फादर थोड़ा रिकवर हुए, उनको 6 महीना लग गया रिकवर होते होते। हमने उनका घर में ही पूरा फिजियोथेरेपी वगैरह सब करवाई, तब तो एनर्जी वगैरह ये सब कुछ पता नहीं था हमको। तो पूरी रिकवरी हमने उनका रिकवर करवाया पैलिसिस में, उनको 6 महीना लग गया में। बट तब तक फिर चली गई है, मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी तो उनको बहुत बुरा लगा। क्योंकि घर में दो नौकरी एक साथ चली गई, एक मेरे फादर की और एक मेरी। मेरे फादर की भी नौकरी चली गई क्योंकि पैलिसिस के कारण फिर वो दोबारा कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाए। तो दो नौकरी एक साथ चली गई हमारे घर में। बट पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं था इतना, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थी, दीदी थी वो भी सपोर्ट कर रही थी, शादी हो चुकी थी उसकी, बट वो भी सपोर्ट कर रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर ना पापा का मेरा ऐसा था कि ये क्या है, मतलब मैंने कि मैं फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ तो उन लोगों ने मना कर दिया।
बोले नहीं, अब हम ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर मैं रायपुर इधर उधर मैंने जॉब के लिए ट्राई किया। मैंने एक कंपनी में एज अ मैनेजर ज्वाइन किया, वहां ज्वाइन किया प्राइवेट में। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि जॉब में ना मुझे नहीं करना है, मतलब जॉब से ना थोड़ा थोड़ा चिढ़ चुकी थी अगर आप बोलेंगे तो, क्योंकि ये कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे पूरा एफर्ट, पूरा वर्क और पूरा अपने आप को देने के बाद भी आपकी मुसीबत में कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो फिर वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। और बोलते हैं ना, जब फादर को कुछ होता है घर में तो सबसे पहले पापा के दिमाग में एक ही बात है कि लड़की भी कुंवारी है, इसकी शादी करनी है। मेरी शादी की बात चल गई और मेरी नौकरी कहीं ना कहीं पीछे ही छूट गई। अब जब मैंने शादी की तो मेरे हस्बैंड ने मैजिक की जो मशीन है हमने एज अ यूजर ली थी, उससे पहले भी वो नेटवर्कर ही थे। मतलब अगर कोई बोलता है ना कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, वो नेटवर्किंग ही करते हैं, उसके अलावा उनका कोई और काम अलग अदर जॉब या कोई बिजनेस कुछ नहीं है। तो उस समय, उससे पहले तक तो मैं नहीं जानती थी कि बट उस समय मैंने जाना कि ये भी एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। और उससे पहले मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, तो मेरे घर में आरसीएम का, एमवे का, वेस्टीज का सबका कार्ड था। हमने सबके प्रोडक्ट यूज किए, बट किसी ने ये अपॉर्चुनिटी हमें कभी नहीं बताई। कभी हमको इस बारे में पता नहीं चला कि ऐसी कोई इंडस्ट्री भी है। बट उनके टच में जब मैं आई तो मुझे पता चला कि ऐसी भी एक इंडस्ट्री होती है, एक ऐसा काम होता है। फिर मैंने इस इंडस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि घर पे ही थे उस वक्त भी, जॉब जॉब नहीं कर रही थी मैं, तो घर पे इंडस्ट्री को जाना, समझा, पढ़ा। फिर उसमें एक बहुत अहम रोल हमारे सीनियर ने निभाया, नमाज सर ने। उन्होंने एक दिन मेरे साथ बैठे, उन्होंने मेरे से बातचीत की, उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा डीप में समझाया कि क्या है, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। बहुत सारी चीजें दोनों ने मिलकर मेरी क्लियर की। तो शादी तक में मैं इस इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव हो गई थी, जब तक शादी मेरी होने को आई, वो जो पीरियड था बीच का, उस टाइम तक मैं इस इंडस्ट्री को अच्छे से जान चुकी थी। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। फिर जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, शादी के बाद जब मैंने लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया, तो एजुकेशन था, नो डाउट। बट ये इतना समझ में आया कि इस फील्ड का एजुकेशन कुछ अलग मांगता है, तो इसकी एजुकेशन लेना शुरू की। मुझे नहीं लगता कि डे वन से लेकर आज तक ऐसी कोई मीटिंग होगी, या एक दो ही मीटिंग होंगी जो मैंने अटेंड नहीं की होंगी। अदरवाइज मैं हर मीटिंग में कंटिन्यू रहती हूँ, चाहे वो जूम के माध्यम से हो, चाहे वो लाइव जाकर हो, आप मुझे हर मीटिंग में पाएंगे। क्योंकि इतना समझ में आ गया कि आपको जुड़े रहना पड़ेगा माहौल में जब आप रहेंगे। क्योंकि बहुत पीछे बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरे आज भी मेरे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं अपनी एजुकेशन का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे हूँ, या मैं पढ़ाई कर, इतना पढ़ने के बावजूद मैं काम नहीं कर रही हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके लिए काम मतलब जॉब होता है। तो वो जब एक सिचुएशन मेरी लाइफ में आई, तो आज मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अपने दोनों बच्चों को भरपूर टाइम दे पाती हूँ, अपने रिश्ते को भरपूर टाइम दे पाती हूँ। और गॉड गिफ्ट है, इन मैजिक से पैसा भी आ रहा है। और इसके अलावा चाहिए क्या होता है, मतलब एज अ फीमेल मुझे इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। वही मेरा घर चल रहा है, मेरा किचन में भरपूर राशन है, माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, बुद्धि है, माँ सरस्वती की कृपा है, बैंक में लक्ष्मी भी है। मुझे इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट मेरे अंदर में नहीं है। और तो इनर्जी मुझे सब दे रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ 24 घंटे 8 घंटे के लिए किसी और के पास काम करने के लिए, जहाँ मुझे पता है कि एक दिन कुछ होने वाला भी नहीं है। और फिर एक दिन एक मुसीबत आएगी और वो बोलेंगे नहीं आप छोड़ दो, हम आपका कुछ नहीं सपोर्ट कर सकते, तो ऐसी नौकरी करने से ही फायदा नहीं है। तो इस तरह से मैं आई। और आज का जो मेरा सेशन है, अगर कोई भी आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी के साथ। लेडीज जेंट्स, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं जैसे आपको बताया, रीजन मेरी लाइफ का बताने का यही था कि मैं फर्स्ट डे से इस इंडस्ट्री में हूँ। शादी के बाद से डे वन से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ चुकी हूँ। तो कुछ चीजें थी, कुछ तालमेल हम हस्बैंड वाइफ ने बहुत अच्छे से अपनी इस पे बिठाया, अपने रिश्ते को लेकर, अपने काम को लेकर हमने बहुत अच्छा एक तालमेल बिठाने की कोशिश की। कुछ है, कुछ बातें मेरी ऐसी हो सकती है जिससे आप एग्री करें, कुछ से आप डिसएग्री भी कर जाएंगे। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे ही हर इंसान की सोच भी अलग है। अभी लाइक मालविया मैम है, तो मालविया सर और मालविया मैम का रिश्ता वो डिसाइड करेंगे कैसा होगा। तभी तो मुझे लगता है कि इतनी सक्सेसफुल मैरिज वो कंटिन्यू करते आए हैं। मुझे तो उनसे सीखना चाहिए, मैं उनको नहीं सिखा सकती कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। या मालती मैम को मैं देखती हूँ, मालती मैम का अपना एक रिश्ता चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ना बिजनेस और घर में बैलेंस बना चुके हैं, और मेरे ख्याल से यही रीजन है कि घर में और रिश्ते में जब बैलेंस बनता है ना, तो मुझे लगता है कि फिर उनका ना अपने आप ग्रोथ नजर आने लगता है।
उनकी ग्रोथ का ही रीजन वही है कि वो अपने घर में और अपने बिजनेस में एक बहुत अच्छा बैलेंस बिठा चुकी हैं। बट कुछ बातें हैं जो हम एज अ हस्बैंड वाइफ करते हैं। मैं आपको सिर्फ अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस दे सकती हूँ कि हम क्या करते हैं। तो पहली चीज जो हम करते हैं वो बहुत सिंपल है कि हम हस्बैंड वाइफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेम रखते हैं। हम बिल्कुल एक ही जैसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। Recording in progress. क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ना सेम होना, पॉइंट ऑफ व्यू या सारे झगड़े की मेरे को लगता है जड़ होती है। मैं कुछ और सोच रही हूँ, हस्बैंड कुछ और सोच रहे हैं, सब झगड़े की जड़ ही है ये। तो मैं और मेरे हस्बैंड ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, हम बात कर लेते हैं। इवन टीम को लेकर भी वो मेरे को बता देते हैं कि वो ये सोच रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि नहीं ये सही है गलत है, मेरी सोच ये है। फिर हम किसी एक बीच के पॉइंट पे आके सेटलमेंट कर लेते हैं। ये हम दोनों तरह करते हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो और चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। क्योंकि अगर हम एज घर में अगर हम लाइफ पार्टनर है तो बिजनेस में हम बिजनेस पार्टनर है, और पार्टनरशिप निभानी पड़ेगी दोनों जगह। तो लड़के तो नहीं हो सकती, तो पैचअप कर लेते हैं। और मेरे को ना एक लाइन है, मैंने बहुत पहले सुनी थी, पर इस लाइन को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ कि जब रिश्ता दो लोगों का होता है ना तो जिम्मेदारी भी दोनों की होती है। तो जितना मेरा मुझे लगता है, मेरा जितना जिम्मेदारी मेरा घर संभालने की है, मेरे बच्चे संभालने की है, मेरे पेरेंट्स संभालने की है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उन्हें बिजनेस में सपोर्ट करूं। क्योंकि वो इंसान कमा किसके लिए रहा है? मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, अपना घर चलाने के लिए। तो जब वो कमा ही मेरे लिए रहे हैं, उनका पूरा स्ट्रगल मेरे लिए है, तो मुझे सिर्फ करना क्या है, एक सपोर्ट ही तो देना है। मैं बस उन्हें फ्री रखती हूँ कि आप जाइए, आप काम कीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि घर में क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। जितनी बातें उनको जाननी होती है वो बता दी जाती हैं। कई बातें तुमको बताई भी नहीं जाती है क्योंकि वो उनके मतलब की नहीं होती है। क्योंकि मुझे लगता है जो इंसान एक विजन लेके चलता है ना, वो पीछे उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो जो वो छोड़ते हुए आ रहा है उसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। और एक ना बहुत, मतलब मेरे को लगता है बहुत गंदा शब्द है एडजस्टमेंट, जो ना फीमेल माइंड में शुरू से भर दिया जाता है कि शादी मतलब एडजस्टमेंट। कितने लोगों ने सुना है ये लाइन को कि शादी मतलब एडजस्टमेंट? सुना है आप लोगों ने ये शब्द, शादी मतलब एडजस्टमेंट? मैं बोलती हूँ गलत है। शादी मतलब एक्सेप्टेंस होता है, जो है सब स्वीकार है। एडजस्ट क्यों करना है? क्योंकि ना एडजस्टमेंट करने से ना क्रोध आता है। मैं सीधा बताऊं, अगर मैं अपने आप को बोल दूं ना कि माधवी तू एडजस्ट कर रही है इस माहौल में, तो मैं एक टाइम के बाद चिढ़ जाऊंगी इस माहौल से। बट मैंने इस माहौल को एक्सेप्ट किया है, अपना बनाया है। बोलते ना मेरे बच्चे मेरे हैं, अब वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो नालायक हैं, वो बदमाश है, लेकिन मेरे हैं। वैसे ही ये बिजनेस, ये टीम, मेरे डाउनलाइन, मेरे अपलाइन सब मेरे हैं। वो कैसे हैं, वो क्या है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब मेरे हैं और जैसे हैं मुझे स्वीकार है। तो जब ये स्वीकारिता आपके अंदर आ जाती है, ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाता है ना, तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी टीम में और आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाती है। मैं बोलती हूँ कि अब बिजनेस में भी आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए ना सबसे बढ़िया एक ही काम कीजिए, अपनी लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए एज अ हस्बैंड वाइफ। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हमारी लाइफ की तीन प्रायोरिटी है। इनसे समझौता नहीं होगा, बाकी कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। पहला है ट्रस्ट। आज मेरी 100 लोगों की टीम है, यहाँ कुछ लोग होंगे जिनकी 1000 की टीम होगी, कुछ की जिनकी भी दो तीन लोगों की ही टीम होगी। लेकिन टीम बढ़ेगी, बढ़ेगी तो 10 मुंह है, 10 तरह की बातें भी होंगी। कुछ मजाक में बोलेंगे, कुछ सीरियसली बोल देंगे। तो आप दोनों का एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का एक चीज क्लियर है, इस पे बस बात नहीं होगी। कोई भी मेरे हस्बैंड के बारे में आके मुझे कुछ भी बोलता है, ओके, क्योंकि मुझे पता है ना क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। भाई, आपके साथ वो कितने दिन रहते हैं वो आपका प्रॉब्लम है, मेरे साथ कितने दिन रहते हैं मैं जानती हूँ। वो मेरे साथ बंदा 1 घंटे भी है तो मुझे पता है वो कैसा है। क्योंकि बोलते हैं ना, मर्द जो होता है वो दुनिया में जाके कितना भी ढोंग कर ले, वो एक घर ही होता है जहां वो अपनी असलियत पे होता है। भाई रोज हर जगह तो जाके सूट बूट पहन के तो नहीं बैठ सकता ना बेचारा इंसान। घर में आके तो अपनी पे आएगा कि भैया छोड़ो ये सब, मुझे बस शांति चाहिए। एक ऐसा जोन होना चाहिए हर एक इंसान का, एक जोन होना चाहिए उसके लिए। उसे वो जोन दीजिए घर में कि यहाँ फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ कुछ दिक्कत है तो बात करो, नहीं है तो आराम से रहो। ये जब आप चीजें प्रायोरिटाइज कीजिए, तो पहले हमारे रिश्ते में पहली है ट्रस्ट, दूसरा है हमारे बच्चे।
इनसे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनकी एजुकेशन से, उनकी पेरेंटिंग से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और तीसरा है इनएजिक, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, तो मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, चौथ बीत गए हैं, और पांचों करवा चौथ वीडियो कॉल पे बीते हैं। क्यों? क्योंकि इनएजिक प्रायोरिटी है, करवा चौथ प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना, वो एक त्योहार एक ऐसे टाइम पे आता है, नवरात्रि बीत चुकी होती है, बिजनेस नहीं होता, दिवाली आने वाली होती है, पता है लोग फिर शांत हो जाएंगे, तो वो बीच का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम होता है एक बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि सबको पता है कि लोग दिवाली पे परचेसिंग करेंगे, और हम चाहते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करें। तो जब ये टाइम जब आता है ना, प्रायोरिटी है, इनर्जिक प्रायोरिटी है, तो वो पर्सन क्या कर रहे हैं, वो क्या घर के लिए नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर चलाना मेरा काम है, घर चल रहा है, दैट्स इट। और यही मेरे को लगता है बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स ने अपने हस्बैंड को इस चीज के लिए फ्री किया हुआ है, इसलिए वो 15-15 दिन बाहर है, उनको कोई दिक्कत नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि आज मेरा 7 स्टेट में काम चल रहा है, मेरे हस्बैंड 20-20 दिन घर से बाहर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहा, क्योंकि वो कमा किसके लिए रहे, मेरे लिए। आप इनएजिक में जाके पूछेंगे बैंगलोर ऑफिस में कि प्रमोद दुबे कौन है, कोई नहीं जानता, क्योंकि आईडी माधवी दुबे के नाम पर है। अगर आप टीम में आएंगे और पूछेंगे कि माधवी दुबे कौन है, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि काम प्रमोद दुबे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक जो बैलेंस है ना, ये आपको बिठाना पड़ेगा। और ना एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है जो मुझे लगता है जो रिलेशनशिप में होता है, वो होता है फाइटिंग्स, लड़ाइयाँ। और इस पे ना मैं सुधा मूर्ति जी को बहुत सुनती हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे सुधा मूर्ति जी को, इन्फोसिस की मालकिन है। वो बोलती हैं कि अगर आप लड़ नहीं रहे हैं तो आप पति पत्नी नहीं है। वो सीधा बोलती हैं, पति पत्नी हो तो लड़ोगे, क्योंकि आप किसी इंसान के साथ 1 घंटे रहोगे, मतलब एडजस्टमेंट वाली जहां बात आती है, तो आप 1 घंटे एडजस्ट करोगे, 2 घंटे एडजस्ट करोगे, 3 घंटे एडजस्ट, अरे आपको सिर्फ 24 घंटे रहना है, तो लड़ाइयाँ तो होंगी। बट मैं बोलती हूँ लड़ना बहुत अच्छी बात है, लड़ते रहना चाहिए। बोलते ना कि जितना आप, लेकिन लड़ाई के मुद्दे क्या है ना, ये मैटर करता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड काम अच्छे से करें, बाहर उनका रिजल्ट अच्छा आए, तो फाइटिंग्स के मुद्दे भी ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेरे घर में लड़ाइयाँ होती हैं इस बात पर कि ये काम होना था, ये नहीं होना, इससे बड़ा हमारे पास मुद्दा नहीं है लड़ने का। क्यों? क्योंकि बाकी सारे मुद्दों को हम दबा चुके हैं, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और मैं ना हमेशा एक चीज को नोटिस करती हूँ, ये मुझे थोड़ा मेरी मम्मी की तरफ से मिला हुआ है, कि अगर आज मैं लड़ती हूँ, आज मैंने लड़ाई कर ली, हमने एज अ हस्बैंड वाइफ लड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, कल शायद उनकी एक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक ऐसे पर्सन से वो मिलने जा रहे हैं जो हमारे बिजनेस को एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। ये हस्बैंड कहीं जहां पे दोनों वर्क कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है कि अब दो लोग लड़, कल वो टेंशन में है, दोनों अपने अपने काम पे चले गए हैं, दोनों कहीं ऐसे से मिल गए हैं जहां पे बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता था, लेकिन दिमाग तो चिड़चिड़ा हुआ है ना पूरा, वो तो बेचारा पहले से ही भरा हुआ है। तो बेचारे जहाँ अच्छी खासा एक बिजनेस हो सकता था, वहां पे उस चिड़चिड़ाहट, उस गुस्से के कारण सब कुछ क्रैश हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिश्ते में। मैं बोलती हूँ आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना इतनी जरूर कोशिश कीजिए कि रात में सोने से पहले ना झगड़ा सॉर्ट आउट हो चुका हो, भूल के सो जाइए सब। मैं हमेशा बोलती हूँ फाइटिंग 1 डे की, किसी से भी हो, फाइटिंग 1 डे की, दिन में लड़ो, रात में सब अगर सॉरी बोलना आपको है तो सॉरी बोल दो, अगर नहीं बोला तो हमारे भी में तो सॉरी वाला भी मुद्दा खत्म हो गया, हमको पता है रात में सो के सुबह नॉर्मल ही होना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सीधा बोलते हैं, लड़के करे भी किया था, वो सुबह उठ के नाश्ता मेरे लिए ही बनाना है, उनका तो एक ही डायलॉग होता है, तो मैं समटाइम होता है चिढ़ जाते हो और ज्यादा। ये बात भी सही है, लड़के करेंगे भी क्या, सुबह उठ के नाश्ता तो उसी इंसान के लिए बनाना है। और ना यही ये छोटी मोटी चीजें ना आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है और आपके बिजनेस को मजबूत बनाती है। और एक चीज मैं हमेशा बोलूंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए है ये, यहाँ पे कुछ हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, अपनी ना फीलिंग्स को शेयर करना शुरू कीजिए। मैंने अभी तक देखिए, अभी तक मैं लेडीज से बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा यहाँ जो हमारे जेंट्स बैठे हैं, जो मेरे भैया लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आप कभी कभार अपनी, क्योंकि ना जेंट्स इस मामले में थोड़ा सा होते हैं कि अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करते हैं। आप शेयर करना शुरू कीजिए, क्या हुआ बिजनेस में, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बात हो सकती है, थोड़ा शेयर करना शुरू कीजिए घर में। आपको लगता है कि वो क्या कर लेंगी, वो घर में रहती है, वो क्या बता देगी, अरे लेकिन जो घर में रहती है उससे अच्छा मैनेजमेंट दुनिया का कोई नहीं जानता।
और बोलते हैं ना, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो क्या पता कि वो आपको एक ऐसा आइडिया देते जिसका आप वेट कर रहे हो। तो शेयर करना शुरू कीजिए, उनको बताइए। नहीं समझ में आ रहा ना, ये तो पता है कि आप एक मशीन खरीद के लाए हैं 278 की, जिसका वो पानी पी रही हैं। उनको ये पता है कि आप उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। इतना तो वो जानती हैं। जब वो इतना समझ सकती है ना, तो वो बिजनेस भी समझ सकती हैं। क्योंकि आप ना किसी भी घर के हॉल तक घुस सकते हैं, मैं किसी भी घर के किचन तक घुस सकती हूँ। ये, आप उस घर में जाएंगे, आप किचन तक जाएंगे, नहीं जा सकते आप किसी के घर के किचन तक, मैं जा सकती हूँ। तो उससे बिजनेस शेयर करना शुरू कीजिए अपना। बिजनेस मत करे वो, प्रोस्पेक्टिंग मत करे वो, डेमो कुछ ना करे। आप बस ये समझिए कि अगर वो सिर्फ आपकी जूनियर की वाइफ के कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो क्या पता वो आपकी को इन्फॉर्म कर दे। तो अपनी वाइफ्स को बिजनेस में ज्वाइन कीजिए, उनसे लोगों को मिलाना शुरू कीजिए, उनको मीटिंग्स में लाना शुरू कीजिए। बहुत हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी एक लाइफस्टाइल है, अपनी अपनी एक दुनिया है, मैं नहीं बोलती, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। आप नहीं ला सकते हर मीटिंग में, तो बड़ी बड़ी जहां माहौल बनता है, जहां बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, वहां लाना शुरू कीजिए। अभी जैसे रायपुर में शंखनाद हो रहा है, तो इंदौर वाले शंखनाद में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि वो मेरा प्रेगनेंसी टाइम था। मेरे को ट्रैवलिंग से एक्साइटेड हूँ कि वहां तो मुझे जाना ही है। भले ही मैं अपनी 8 महीने की बच्ची गोदी में लेके जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मीटिंग्स में जाती हूँ, मेरे तीन तीन, अभी मेरी बच्ची 6 महीने की है। जब से वो 3 महीने की है, तब से मैं मीटिंग्स में जा रही हूँ। हमको लगता है कि वो नहीं एडजस्ट कर पाएंगी, बट बहुत सारे लोग ये लाइफ जी रहे हैं। क्यों, जॉब वाले कैसे एडजस्ट करते हैं? जॉब वाले भी तो एडजस्टमेंट चल रहे हैं, बच्चे उनके भी। वैसे ही हम भी प्रिपेयर कर सकते हैं। रोज का प्रॉब्लम भी नहीं है, एक आध दिन की बात होती है, सब एडजस्टमेंट हो जाता है। मैं आपको बताऊं, भोपाल में हुआ था इवेंट। भोपाल में इवेंट हुआ था, मैं अपने बच्चे को पकड़ नहीं पा रही थी, वो दौड़ रहा था। वहां पे साइड में वो दौड़ रहा था। तो उस समय बहुत सारे सीनियर लोग थे जो मेरे बेटे को देखते हैं, वो जान जाते हैं कि ये दुबे मैम का ही बच्चा है। वो दौड़ता ही रहता है ऐसे ही, क्योंकि पूरी मीटिंग में, इतनी मीटिंग्स में हम गए हैं, बहुत सारी मीटिंग में मैंने सीनियर्स के मुंह से एक ही बात सुनी है कि मैडम बच्चा है, वो मस्ती करेगा, उसको करने दीजिए, आप मीटिंग अटेंड कीजिए, क्या दिक्कत है? मेरे बेटा कितने सारे दोस्त बना के आ जाता है मीटिंग से, मुझे भी पता नहीं चलता उसे कितने दोस्त बन गए, और भी बच्चे लोग आए होते हैं, मस्त उनके साथ खेलता रहता है। मुझे, मेरी पहचान नहीं है किसी से, उसकी पहचान है लोगों से। तो मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है हमारी, उसका सोल्यूशन है, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है। तो अपने हस्बैंड्स को, जो वाइफ है जो मीटिंग में बैठी है, अपने हस्बैंड को एक बार बोलिए कि उनको एक्चुअली हर माहौल में तो बड़े माहौल में ले जाना शुरू करें। मीटिंग्स में जाना शुरू कीजिए, आप लोग डेमो मीटिंग में जाइए, मैं तो बोलती हूँ डेमो मीटिंग में जाइए। डेमो मीटिंग में बहुत सारी लेडीज आती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को पानी बता सकते हैं, क्योंकि वो पानी आप यूज कर रहे हैं। आप डेमो मीटिंग में जाना शुरू कीजिए, जो घर की फीमेल्स आ रही हैं, नए लोग जो आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनके यहाँ जो साथ जो फीमेल्स आ रही हैं, उनसे आप बात करना शुरू कीजिए। और मैम कैसा लगा आपको डेमो, क्या बात करनी, सिर्फ इतना ही पूछना है, कैसा लगा मैम आपको पानी। फिर वो खुद ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आपके लिए वो पानी पुराना है, उनके लिए वो पानी बहुत नया है। वो खुद ही पूछ लेते हैं आपसे, मैम आप लोग कैसे यूज करते हो, क्या करते हो, कैसे वो काम करते हैं, आप बता दीजिए। इतना तो आप भी जानती हैं, इसके लिए तो कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सब्जी आप धो रही हैं, चावल आप धो रहे हो, खाना आप पका रहे हो, पानी निकाल के मशीन का आप दे रहे हो, सब तो आप ही कर रहे हो। भी जो बाहर बैठा है पर्सन, आपके हस्बैंड, वो सिर्फ मशीन बेच रहे हैं, मशीन का यूज तो आप कर रहे हो एक्चुअल में। जब यूज आप कर रहे हो, तो डेमो मीटिंग में जाके बस यही तो बताना होता है कि मशीन काम कैसे करती है। वही ना, फॉर्मल डेमो देने की जरूरत नहीं है आपको, वो देने के लिए है हस्बैंड। वो आप वो उनको दे दीजिए। 2 घंटे का डेमो चला मस्त, आपके हस्बैंड ने पूरा मशीन समझा दी। आप वहां पे जाइए, जो लेडीज आई हैं उनसे बात कीजिए और उनको पानी समझा दीजिए। क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ, यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं, आप में से कितनों के घर होंगे, अगर आप मना कर देती तो शायद मशीन नहीं आती। क्योंकि आपके हस्बैंड भी जानते हैं, आपके हस्बैंड भी जानते हैं कि भाई मशीन इसी को यूज करनी है। अगर ये ना बोल देगी तो मशीन लाके मैं करूंगा क्या? आप बोल दोगे नहीं मैं खाना नहीं पकाऊंगी 9:30 PS से, तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इनर्जिक की मशीन का? कोई फायदा नहीं रहा उसका। तो उसका तो बेचारे का पूरा अस्तित्व खत्म हो गया आपके घर से। तो बस हमको जाके, मैं जाती हूँ डेमो मीटिंग्स में, मैं लेडीज से बात करती हूँ। वो बोलते हैं मैम आप कैसे यूज करते हो? बता देती हूँ। मैं इससे सब्जी धोती हूँ, इस पानी से अपना चेहरा धोती हूँ, इस पानी से अपने बाल धोती हूँ। अभी बहुत सारी लेडीज है मेरी टीम की है, वो बोलती है मैम हमको ना ब्यूटी वाटर स्प्रे करने का टाइम नहीं मिलता है। मैंने बोला कोई बात नहीं मैम, आप मशीन कितनी बार चालू करती हैं? वो मैम वो तो हम 5-6 बार चालू कर ही लेते हैं। तो मैंने बोला एक काम कीजिएगा, जब आप 9:30 PS दबाती हैं मशीन चालू करने के लिए, तो उससे पहले 6 PS दबा लीजिए। ब्यूटी वाटर निकालिए, मस्त ताजा ताजा ब्यूटी वाटर हाथ में भरिए और मार लीजिए चेहरे पे। स्प्रे वाटर की जरूरत किसको है?
वो जरूरत तो हस्बैंड की है, क्योंकि वो मशीन चालू नहीं करते, आपको थोड़ी ना। मैं तो यही करती हूँ, मस्त आता था ब्यूटी वाटर से पानी चेहरा धोती हूँ, मशीन में 9:30 धोती हूँ, भरती हूँ और काम पे लग जाती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है स्प्रे बॉटल की। मशीन को यूज कीजिए, मैं तो सबसे बोलती हूँ आप मशीन को यूज करना शुरू कीजिए। आप जितना ज्यादा मशीन को यूज करेंगे, आप लोगों को उतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं मशीन। और एक्चुअली हमको मशीन एक्सप्लेन करना भी नहीं, हमको फनी एक्सप्लेन करना है। जो आप करते हैं वो जाके डेमो मीटिंग में बताना शुरू कर दीजिए नए लोगों के लिए। प्रोफेशनली मैजिक में काम करना एज अ हस्बैंड वाइफ बहुत आसान है। बस आपको कुछ चीजों को पकड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। हर रिश्ते में, वो तो हस्बैंड वाइफ का बिजनेस पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग। जैसे अभी हमारे बीच में है पेरेंट्स, मेरे बच्चे हैं, तो कई बार मैं मीटिंग्स में नहीं जा पाती, बट मेरे हस्बैंड को पता है कि इसको मीटिंग में तो बैठना है, वो जूम चालू करवा देते हैं, भाई तू यहाँ से ज्वाइन। बहुत सारी चीजें यार होता है, आप लोग के भी हुआ होगा शायद तक, कई बार बिजनेस में कुछ बढ़ के देना पड़ता है, जिसमें शायद हमारा दिल सहमति ना दे, लेकिन देखा कि नहीं ये तो करना जरूरी है, करना जरूरी है, तो फिर अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। आप लर्निंग्स लेना शुरू कीजिए। आप घर में बैठे हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा वो पढ़ पाए समझ पाए चीजों को, आप लर्निंग लेना शुरू कर दीजिए। आप मशीन को जानना शुरू कर दीजिए। आप वीडियो, अब मेरे को ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, सुनती हूँ, साढ़े हाडा सर बोलते हैं कि आप साढ़े सर का वीडियो देख के नोट्स बनाना शुरू कीजिए। बट मैं इतना ही मानती हूँ कि एक पर्सन जो ऑलरेडी मैजिक के लिए बाहर जूझ रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, उसके लिए पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मशीन की पढ़ाई करना, वो अपने हिस्से की पढ़ाई कर ले रहा है, लेकिन मशीन की पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ जितनी मेरी दीदियां बैठी हैं उनको बोलती हूँ, आप लोग साढ़े सर का चैनल देखना शुरू कर दीजिए, कि इस मशीन पे कैसे पानी यूज करना है ये आप जान लीजिए। आप अपने हस्बैंड को बताना शुरू कर दीजिए कि इस बीमारी में ये ऐसा दो, साढ़े सर बोलते हैं ऐसा दो। तो उनका था नहीं, आपने अपने हस्बैंड का काम बिल्कुल आधा कर दिया। अब वो कब टाइम निकालेंगे, उनको कब टाइम मिलेगा, वो कब वीडियोस देखेंगे, तो कब नोट्स बनाएंगे। आपके पास लेकिन टाइम है, शायद आप निकाल सकते हैं दिन में 1 घंटा लर्निंग के लिए। आप साढ़े सर के वीडियो देख के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आप उन्हें नोट्स बना के दे दीजिए, उनके लिए बस वही रामबाण है। बोलेंगे चलो इतना तो मेरा काम हो गया, वो उसमें ही खुश हो जाएंगे, चलो इतना काम तो मेरा कम से कम कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है हमें। एज अ हस्बैंड वाइफ अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है हमें, बहुत छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है। बड़ी चीजें करने के लिए वो हैं, छोटी छोटी चीजें हमें संभाल लेनी है। और एक ही चीज बोलूंगी कि अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए। देखिए मैं बोलती हूँ ना, रिश्ता दोनों का, तो जिम्मेदारी दोनों की होगी, स्ट्रगल दोनों का होगा, सेक्रीफाइसेस भी दोनों के होंगे। भाई अगर, मतलब मैं एक चीज बोलती हूँ कि अगर आज की डेट में मुझे बुरा लग रहा है, मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ अपनी लाइफ, लाइक अभी मालती मैम के यहाँ है, रेखा मैम के यहाँ है, या मेरे यहाँ बहुत सारी टीम में लोग हैं, या नैना मैम है हाड़ा सर के यहाँ, तो क्या हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है नैना मैम भी सेक्रीफाइस कर रही है, क्योंकि हाड़ा सर को मैं कभी बार हम लोग देखते हैं, उनका शेड्यूल वगैरह कभी बार देखते हो तो देखते हो वो 20-20 दिन घर से बाहर है, तो भी सेक्रीफाइस कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ नैना मैम सेक्रीफाइस कर रही है? इस चीज को समझिए कि सेक्रीफाइस सिर्फ महिला नहीं करती है, सेक्रीफाइस जेंट्स भी करते हैं। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि अगर नैना मैम 20 दिन घर से हाड़ा सर दूर है, तो नैना मैम सेक्रीफाइस कर रही है, आई एक्सेप्टेड। बट क्या हाड़ा सर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे घर से दूर है? क्या उनको भी तो मन करता होगा अपनी बीवी के साथ रहने का, अपने बच्चे के साथ रहने का? जब मालविया सर बाहर जाते होंगे तो क्या सिर्फ वो मालविया मैम का सेक्रीफाइस है? फायदा हो गया मेरे बच्चे का। कई बार बहुत जरूरी जरूरी इवेंट्स निकल जाते हैं इनकी लाइफ में, जहां पे ये होना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहे हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात बोलूं, तो मेरे बच्चे का पहला एनुअल फंक्शन हो, मेरे बच्चे का पहला डांस परफॉर्मेंस हो, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं देखा, तो क्या ये उनका सेक्रीफाइस नहीं है? आपको लग रहा है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, मैं चेंज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, सामने वाला पर्सन उससे बड़ा सेक्रीफाइस देता है। सिर्फ नजरिए की बात है। आपको अपना दिख रहा है ना, सामने वाले का देखना शुरू कर दीजिए। उनका सेक्रीफाइस एज अ फादर बहुत अपर लेवल का होता है, और जब आप ये समझ जाएंगे ना, बहुत सारे झगड़े तो वहीं खत्म हो जाएंगे, मुझे ये पता है। क्योंकि एक फादर के लिए कहते हैं, तो करवा चौथ वाले दिन किसी के हस्बैंड काम पे नहीं आते हैं, कोई किसी का काम नहीं हो रहा है, तो उनको ही मन करता होगा मैं भी अपनी वाइफ साथ होता तो मैं भी शायद इस फंक्शन को सेलिब्रेट करता, तो ये उनका भी सेक्रीफाइस है। तो जब सेक्रीफाइस दोनों का है, स्ट्रगल दोनों की होगी ना, तब मैं बोलती हूँ सक्सेस दोनों की होगी। तब आप ना, मतलब
एकदम प्राउड के साथ गर्दन ऊंची करके आप स्टेज पे उनके साथ जा पाएंगे अवार्ड लेने। और जाइए, मैं तो बोलती हूँ जाना चाहिए। हम हस्बैंड वाइफ ने हर अवार्ड फंक्शन में शील्ड एक साथ उठाई है, और मुझे इस पे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक साथ काम करते हैं। आप भी कीजिए। अब बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो हम क्यों जाएं स्टेज पे। तो करना शुरू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं करें तो अच्छी बात है। अगर आपको ये फीलिंग है ना तो अच्छी बात है, इसको करना शुरू कीजिए फिर। जरूरी नहीं है, मैं बोला ना, जरूरी नहीं बड़ी बड़ी चीजें कीजिए, छोटी छोटी कर दीजिए। बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है वो। अपने रिश्ते को समझिए, अपने पार्टनर को समझिए, अपने बिजनेस को समझिए। दैट्स इट। इमेजिन में इससे आप कुछ नहीं है एज अ कपल। और मैं बोलती हूँ कुछ चीजों को तो ना छोड़ दीजिए, वो आपकी बस की नहीं हो सकती है, तो उन्हें छोड़ना शुरू कर दीजिए। और सबसे ज्यादा, अब मैं फिर दीदी लोगों से बात करूंगी, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। आई लव माई सेल्फ एंड आई फील प्राउड फॉर इट। मैं सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करती हूँ। बोलते हैं ना, बाल्टी में जितना पानी होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलूं कि दो बाल्टियां हैं, एक बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है तो वो छलक रहा है, एक बाल्टी आधी ही है तो छलकेगी कैसे। प्यार बस वैसा ही है। अंदर पूरा भर लेंगे ना तो बाहर छलकेगा। अंदर भर ही नहीं पा रहे हैं आप, आपको लग रहा है नहीं सब कुछ सिर्फ मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे इन लॉज हैं वो सब कुछ है, मैं मना नहीं करती, बट पहले आप खुद भी हैं। मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए, बाय चांस, गॉड ग्रेस, बट अगर मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए तो उनका ख्याल मैं रख लूंगी। लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे किचन, मेरे घर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए। मैं तो हर लेडीज को बोलती हूँ अपने लिए आधा घंटा निकालिए दिन का, और वो कीजिए जो आपको पसंद है, जिसको हम बोलते हैं बचकानी हरकतें। सुना है कभी आप लोगों ने ऐसा कुछ? मेरी एडवाइस मानिए, इसको ना करना शुरू कीजिए। दिन का आधा घंटा, बहुत बड़ी बात नहीं होती, आधा घंटा बस। उस आधे घंटे में बहुत सारे लोग जिनको डांस करना पसंद है, अपना रूम बंद कीजिए और दिल खोल के नाचिए। कुछ नहीं, ना कोई बच्चे, ना कोई इनलॉस, कोई नहीं, बस दिल खोल के नाचिए आधा घंटा। गाना पसंद है, गाइए। क्रिएटिविटी, ड्राइंग करना पसंद है, वो कीजिए। सेल्फ लव में और भी चीजें आती हैं। मेरे पे ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने कपड़ों पे ध्यान दीजिए। मैं बोलती हूँ आप रोज अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करते होंगे, कभी अपने कपड़े इस्त्री करके पहनिए। देखिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है। किसी के तो रोज हम इस्त्री के प्रेस चलाते हैं कपड़ों पर, एक दिन अपने कपड़ों पर प्रेस चला के उन कपड़ों को पहनिए। इधर ना खुद से आप, मैं सब कुछ करती हूँ। मेरे लिए हर टीम मेंबर, मेरा हर हर अपलाइन, मेरे हर डाउनलाइन, मेरी टीम में जितने लोग हैं वो सब मेरी फैमिली है। बट पहले मैं खुद हूँ, पहले मैं खुद से प्यार करती हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं जो करूंगी ना वही आप लोग को बोल पाऊंगी, जो नहीं करती वो शायद उतना से समझा भी नहीं पाऊंगी। आधा घंटा अपने आप को देना शुरू कीजिए। आधा घंटा सिर्फ। आप कभी भी वो टाइम निकालिए, दिन में, रात में, दोपहर में, जब भी आपको मिलता है वो टाइम निकालिए। आधा घंटा अपने आप को देना शुरू कीजिए। मैं बता रही हूँ आपके दिन के 23.5 घंटे अच्छे हो जाएंगे। एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज जिनको मैंने एडवाइस किया वो ये करती हैं, और उनके रिजल्ट उनके हस्बैंड को दिख भी रहे हैं। उनके हस्बैंड को रिजल्ट दिख रहे हैं। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे उन वो लोग आके मुझे बोलते हैं मैम मेरे घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है। अपनी टीम का वो सपोर्ट बनिए कि वो आप पे आके इतना बिलीव कर पाए कि एटलीस्ट वो अपने घर में कुछ बातें अगर चल रही हैं, उनकी वाइफ के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आके आपसे बोले, और फिर आप जाके उनकी वाइफ को काउंसल कर दीजिए। बट उससे पहले आप अपने रिश्ते को इतना तो मजबूत बनाइए कि एटलीस्ट आपका रिश्ता इतना मजबूत हो कि लोगों को लगे कि हाँ जैसे इनका रिश्ता चल रहा है वैसे हमारा चलना चाहिए। पहले अपने आप को आइडियल बनाइए। बाय ग्रॉस, बाय गॉड ग्रेस, अपने आप चीजें संभलना और मतलब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ना एक बात है, मेरे हस्बैंड इस लाइन को बहुत अच्छे से बोलते हैं, मैं शायद उतने अच्छे से ना बोल पाऊं, बट ना, एक इंसान है, अगर वो हस्बैंड है, अगर वो दुनिया हार जाएगा ना, तो आप घर में उसको संभाल लोगे। संभाल सकते हैं ना? आपका पति दुनिया हार के आया है आज, आप घर में उसको संभाल लोगे। लेकिन अगर आपका पति घर से हार गया ना, तो दुनिया में कोई नहीं है उसको संभालने वाला। दुनिया तो और थप्पड़ मार के गिरा देगी, मैं सच बता रही हूँ। तो अपने घर में ना वो जोन बनाएंगे, वो दीजिए अपने घर में उसे वो माहौल, कि वो फिर से खुद को मजबूत करके अगले दिन। मेरे सुधा मूर्ति मैम की एक वीडियो है, मेरे को अगर होगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी उसको। कि मैंने देखा था कि वो बोलती हैं कि
मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, एक स्त्री में इतनी ताकत है कि वो एक टूटे हुए इंसान को अगले दिन फिर से काम पर भेज सकती है, उतने ही आत्मविश्वास से भरकर। और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ एक घर की स्त्री में होती है, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे वो बीवी हो। आप उसको अगले दिन फिर खड़ा कर सकते। बट लेकिन अगर वो घर में हार गया ना, तो दुनिया में कोई नहीं जो उसका वजूद खड़ा कर पाए फिर। वो टूट जाएगा वहां पर। और यही इमेजिक में आपको करना है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहां पे आपका हस्बैंड रोज टूटता है। टूटने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। कभी काम बहुत अच्छा चलता है, किसी मंथ नहीं चलता है, महीने कोई मशीन नहीं गई है, इनकम जीरो है, बिल्कुल फ्लैट है इनकम। तो क्या करूं? झगड़ा करूं? किससे झगड़ा करूं भाई? वो इंसान रोज जाके लड़ रहा है दुनिया से, नहीं आ रही मशीन, कोई बात नहीं। झगड़ा करने का रीजन क्या हो सकता है? इनकम। मैं इनकम के लिए उस इंसान से झगड़ा नहीं कर सकती ना। ये जो ही माँ के वही लाके देगा। तो झगड़ा करने का तुक नहीं है वहां पर। वहां समझाने का, संभालने का तुक है। अगर आपको लग रहा है कि वो कोई गलती कर रहे हैं ना, सीधा बोलिए। मैं सीधा बोलती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ, चेंज करना पड़ेगा चीजों को। हम इतना कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे की गलतियां पॉजिटिव वे में गलतियां बताना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके हस्बैंड कुछ गलती कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी वाइफ कोई गलती कर रही है, बताइए उनको। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि दुनिया, हम अपने बच्चे को थप्पड़ मारने अच्छा है, दुनिया क्यों मारे। तो ना, मैं एक चीज जानती हूँ, एक वाइफ जरूरत पड़े तो अपनी हस्बैंड की माँ बन जाइए। जब केयर करना हो तो माँ बन जाइए, प्यार करना हो तो बीवी बन जाइए, ख्याल रखना हो तो बहन बन जाइए, और कभी कभी उसकी बेटी बन जाइए। जब उसको सब कुछ मिलेगा ना, तो फिर देखिए वो बाहर कैसे जीतता है। भले ही पैसों से ना जीते, भले ही वो, मतलब क्या बोलना चाहिए, पैसे आने में टाइम लगते हैं, इनकम एक अपनी जगह है। हर चीज का अपना एक टाइम होता है, एक हार्डवर्क होता है, एक बोलते हैं ना, एक दौर होता है। मैं बोलती हूँ हमारा भी एक दौर आएगा, लेकिन वो टाइम लगेगा उसको। वही अगर मैं आज बोल दूं अपने हस्बैंड को कि नहीं आप डैश थ्री बनिए, मैंने उनको बोल के रखा है मुझे मुझे डैश थ्री बनाई है, क्योंकि आईडी मेरे नाम पे, तो मैं उनको सीधा बोलती हूँ मुझे डैश थ्री बनना है। तो वो बोलते हैं कि रुकना भाई, बनेगी बनेगी, सबर रख। अब मैं बोल नहीं, मुझे एक साल के अंदर डैश थ्री बनना है। कैसे होगा? तो मैं उनको सिर्फ यही बोलती हूँ कि बेटू डैश थ्री जाना है, आपको क्या करना है आप कीजिए, मुझसे क्या सपोर्ट चाहिए वो बताइए। 5 साल, आप 10 साल ले लीजिए मेरी लाइफ के, मैं 10 साल कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन डैश थ्री जाना है। ये कॉन्फिडेंस दीजिए उनको कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप बस लड़िए, पीछे मैं हमेशा मिलूंगी, आपको जरूरत पड़ी तो सामने ही मिल जाऊंगी। तो एक्चुअल में बस यही हमारा रिलेशनशिप है। इसी कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। लोग बोलते हैं लाइफ में एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मैं बोलती हूँ किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लेकिन अगर हस्बैंड से भी नहीं रखूंगी तो फिर किससे रखूंगी? कुछ जगह पे एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए, बस वो एक्सपेक्टेशंस की हमको लिमिट पता होनी चाहिए। हम जिस दौर से गुजर के, मैं और मेरे हस्बैंड, इसी दौर ने हम हमारे रिश्ते को बहुत In रिश्ते बताऊंगी, progress. वो मेरे को जिंदगी का वो एक्सपीरियंस दे देंगी कि लाइक कोई नहीं दे सकता। जो भाई उनके पूरे बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी हैं, ये जिम्मेदारी का वो, मतलब वो बोलते हैं ना, जिम्मेदारी की वो जीती जाती हस्ती है, जिनसे शायद अगर मैं बैठ जाऊं आधे घंटे तो पूरी जिंदगी पढ़ लूंगी मैं। लेकिन मैं उनको देखती हूँ, वो रोज मीटिंग में बैठती हैं, तो मैं देखती हूँ कि वो कुछ नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ अपने माइंड को ना दिन में 2 घंटे के लिए इतना अच्छा कर देती हैं, इतना फ्रेश कर लेती होंगी, कि दिन के 24 घंटे उनको बाकी सब चीजों में बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। उन्होंने इतना अच्छा सुबह सुबह अपने माइंड को दे दिया है कि उनको दिन में, मतलब ये वो बोलते हैं ना, एक जो सीरियल्स में हम देखते हैं, ये वो कुड़कुड़ वाली सास या दादी होंगी नहीं, ये एकदम मॉडर्न दादी है। इनसे पूछो पानी कैसे यूज करना है, ये बता देंगी। इनसे पूछो बिजनेस में क्या चल रहा है, ये बता देंगी। ये एकदम मॉडर्न दादी है। क्या जरूरत है उनको इस उम्र में करने की, वो कर रहे हैं। तो ये जो आता है ना परिवार में, जब बिजनेस में ये आता है, ये परिवार में रिश्तों में ये आता है ना, तो रिश्ते अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। मैं कुछ नया नहीं करती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मैंने अपने घर में देखा है, अपनी मम्मी को, मामियों को, चाचियों को। कुछ सीखा भी है, कुछ उन्होंने गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीख लिया कि ये हमें नहीं करना है। कुछ उन्होंने अच्छा किया है, वो सीख लिया कि हमको ये करना है, और दैट्स, उन्हीं से सीख सीख कर, उन्हीं से जांच परख के बहुत सारे रिश्ते मैंने देखे, समझे, और उस रिश्तों में अपने लिए एक निचोड़ निकालिया कि मेरा रिश्ता ऐसा होगा। दैट्स इट। तो थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।
थैंक यू सो मच खान सर, थैंक यू सो मच हाडा सर।